यार मैं 5 दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये गई कहाँ है? तो आज मैं सब बता देती हूँ। अब मैं अपने भाई की शादी में गई हुई थी और टीआरई 4 की जो तैयारी शुरू करने के बाद ये मेरा पहला ऐसा फैमिली फंक्शन था जिसमें मैं गई। लेकिन वहाँ जाकर मुझे एक चीज़ ऐसी महसूस हुई जो शायद हर एस्पिरेंट जो है वो फ़ील करता ही है। और अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को कनेक्ट ज़रूर करोगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं है, शायद आपकी भी हो। वैसे मैं पहले भी ज़्यादा शादी-वादी में नहीं जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे भाई की शादी थी, इसलिए जाना ज़रूरी था। और सच बोलूँ बहुत अच्छा लगा, पूरे परिवार के साथ टाइम बिताया, हँसी-मज़ाक हुआ, फ़ोटो खिंचवाई, अच्छा खाना खाया। लेकिन पता है सबसे अजीब चीज़ क्या थी? मैं जहाँ भी थी दिमाग में बस टीआरई 4 घूम रहा था। ऐसा लग रहा था यार बाकी लोग पढ़ रहे होंगे, मेरा सिलेबस पीछे होगा, इतने दिन गैप हो गया, क्या सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या आपके साथ भी होता है? फिर मैंने सोचा एक बात बताओ, क्या पूरी ज़िंदगी सिर्फ किताब लेकर ही बैठ सकते हैं हम लोग? ऐसा हो सकता है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ किताब लेके बैठे रहें, किसी फैमिली फंक्शन में ना जाएँ, कहीं पे भी ना जाएँ? क्योंकि आप जानते हो ना कि हम सिर्फ किताब लेके बैठे भी नहीं रह सकते। पता है मैं अपने आप को मैंने 2 साल से आइसोलेट करके रखा था। फिर मैंने सोचा नहीं, ये इसको तो मैं मिस नहीं कर सकती, ये मेरा अपना भाई है, मैं इसको मिस नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है फैमिली भी ज़रूरी है, रिलेशनशिप्स भी ज़रूरी है और ऑनेस्टली इतने दिनों बाद परिवार के साथ रहकर अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है, जैसे ही वापस घर जाऊँगी उसी दिन फिर से पढ़ाई शुरू करूँगी। और आज मैं वापस आ गई हूँ अपना स्टडी टेबल के साथ, किताबें देखी और ऐसा लगा बस अब यही फिर से वही रूटीन शुरू। अब फिर वही डेली क्लासेस, डेली क्वेश्चंस, डेली लाइफ, क्योंकि सपना अभी भी वही है, टीचर बनना। और ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे जैसे लाखों एस्पिरेंट्स का है। एक चीज़ जो मैंने इन 5 दिनों में सीखी है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी ब्रेक मत लो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि ब्रेक के बाद वापस लौट आना। अगर आप वापस आ गए हो तो आप पीछे नहीं हो, और अगर आपने हार मान ली है तब आप सच में पीछे हो। इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपना नोटबुक उठाया, क्योंकि मैंने आपको बताया 2-3 सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है। तो मैंने प्रेफर किया कि जो मेरे नोट्स हैं मैं उसी को रिवाइज़ करूं, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करोगे तो आपके माइंड में ज़्यादा रहता है। और आपको तो मैं पहले भी सजेस्ट करती हूँ कि आप कंटेंट कम रखो, रिवीजन ज़्यादा रखो। तो मैंने आज मैंने जब पढ़ाई शुरू की तो मैंने सोचा रिवीजन ही कर ली थी। तो मैंने जो ज्योग्राफी ऑफ बिहार है उसका मैंने रिवीजन किया, जो कि खान सर की क्लासेस मैंने लिया था बहुत पहले, तो वहाँ पे जसवंत सर ने पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैंने जो हमारा गंगा के मैदान के बारे में जितने थे कि कहाँ पे क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, या फिर कौन सा ऋतु कब कैसे होता है, कितनी सारी नदियाँ जो है कहाँ पे निकलती है, कौन सी किस साइड से निकलती है, ये सब था पढ़ा मैंने। फिर जो आप जानते हो कि जो हिमालय के तराई प्रदेश है उस टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उसमें से ये भी पूछा जाता था, एक क्वेश्चन आ रखा था टीआरई 3 में या 2 में आ रखा था, आई डोंट नो, बट मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया पीवाईक्यूज में कि सुमेश्वर श्रेणी कहाँ पे स्थित है, और ये भिकना थोड़ी कौन सा नहर है, मतलब कहाँ किस नहर पे है भिकना थोड़ी, ये सब था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सुमेश्वर श्रेणी, दून वैली, रामनगर दून, ये सब इंपॉर्टेंट था कि कहाँ पे है, ये सब पूछ सकता है हम लोग से। फिर उसके बाद में डिफरेंस पढ़ा मैंने कि गंगा के मैदान, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या है। और बांगर खाल जितनी मिट्टियाँ थी वहाँ की, ये वो सारी पढ़ी। गंगा की दक्षिण मैदान के बारे में पढ़ा मैंने। फिर उसके बाद वहाँ की कौन सी मिट्टी कहाँ पे कौन से ज़िले में पाई जाती है, वो मिट्टियाँ पढ़ा। और कहाँ से कहाँ पे कौन सा पठार है, जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रेतशिला, भूतशिला, रामशिला, या फिर ब्रह्मगिरी या तपोवन की पहाड़ी, ये सब कहाँ पे, तो ये सब गया में है। ये सब मैंने पढ़ा, ठीक है। और राजगीर में कौन कौन से पहाड़ हैं वो सबके नाम याद किए मैंने। और फिर उसके बाद चट्टानें पढ़ा कि कौन सी चट्टानें कहाँ पे है, बिहार की जो संरचना थी कि कौन सी चट्टानों का हुआ है, तो वह धारवाड़ की चट्टानें बिहार में कहाँ मिलती है, विंध्याचल क्रम की चट्टानें बिहार में कहाँ मिलती है, टर्शरी कॉन्ट्री रॉक्स, ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब के बारे में पता और सच पढ़ा। और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, इसीलिए पढ़ा। और बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने नोट्स में बताया था, इसलिए मैंने उसको पढ़ा, ठीक है।
ठीक है। और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब ये हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है आपको। उसके बाद मैंने क्लाइमेट ऑफ बिहार ऑलरेडी पढ़ रखा था, फिर मैंने उसको रिवाइज़ किया कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार के जलवायु के कारक, प्रभावित करने वाले कारक है जो लैटिट्यूड, जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम मानसून, हिमालय की स्थिति है, ये सब हमारा जो है बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। बिहार की जलवायु के बारे में पूरा पढ़ने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेती हूँ। उतने में ही मेरा फ़ोन आ रहा था, मम्मी ने मुझे फ़ोन दिया। फिर मैंने देखा कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, मैं जल्दी फ़ोन रिसीव नहीं करती किसी का, पर आ जाता है तो देखना पड़ता है। तो देख लिया मैंने कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, फिर मैंने वापस से शुरू किया और वही सब बिहार के एक बार पढ़ने के बाद मैं दोबारा रिवाइज़ कर लेती हूँ। और कौन सा ऋतु कब आता है बिहार में वो सब भी पढ़ा कि सूर्य का उत्तरायण कब होता है, दक्षिणायन कब होता है, वो सब पढ़ा। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस चैप्टर पढ़ के। और ख़ास करके ये जसवंत सर का नोट्स हो तो और बढ़िया है, उससे तो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। आप हो सके तो देखना, मैंने तो अपने टेलीग्राम पे डाल भी रखा है कि आप देख लो वहाँ से, अगर आप देखना कि उसमें कैसे नोट्स बनवाते हैं वो। अगर अच्छा लगे तो मैं और शेयर करूँगी उस पर, ठीक है, लेकिन उतना नहीं अच्छा लगेगा तो मैं क्यों ही शेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी में से टॉपिक पढ़ा, सॉइल ऑफ बिहार भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, क्योंकि मिट्टी तो पूछता ही है, पर मुझे थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जो तराई मिट्टी वगैरह होता है इस सब में, इसके लिए मुझे पूरा डिटेल एनालिसिस करने की ज़रूरत थी। तो मैं बार बार नोट्स को पढ़ती हूँ, लेकिन मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ फिर भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है कि आप उसको जब तक रिवाइज मेरे दिमाग में पूरा नहीं सेट होता है मैं उसको पढ़ती ही रहती हूँ। और पता है मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ जो मैंने लिख रखा है कॉपी में मैं उसको पढूं। और मैं लाइव भी लेती हूँ, तो जब आप 9 बजे मेरे से जुड़ते होगे तो उसमें देखते होगे कि मैं अपने नोटबुक से ही क्वेश्चंस पूछती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना हो सके जो मैंने नोट कर रखा है उससे क्वेश्चंस पूछूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ना पढ़ने से बेटर है आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो। और आपको पता है कि जुलाई में वैकेंसी आने वाली है, प्लस प्री प्लस मेंस दोनों होने वाला है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। और मैं भी उसी हिसाब से पढ़ रही हूँ। मुझे पता है 5 दिन में वहाँ गई ना तो मैं यही सोच रही थी कैसे कंप्लीट होगा, कहीं सारा छूट जाएगा, मैं भूल ना जाऊँ 5 दिन, क्योंकि मैं एंजॉय तो कर रही थी पर ऊपर एंजॉय कर रही थी। अंदर से कहीं ना कहीं मेरे अंदर था कि यार छूट गया। मैं 5 दिन, जो मैं 2-2 घंटे 5 दिन पढ़ती थी, 10 घंटा मेरा ऐसे ही चला गया, मैं वहाँ पे पढ़ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से मेरा नेटवर्क जो था वो बहुत ज़्यादा गंदा चल रहा था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे नेटवर्क चल ही नहीं रहा था जिस हिसाब से मैं वहाँ पे सोच रही थी कि वहाँ जाके ऑनलाइन ही सेट वेट मारूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा था। और वो मैं गई कौन से ज़िला में थी, गया ज़िला में गई थी। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कौन से ज़िले में गई लाइव में, तो मैं गया ज़िले में गई थी शादी के लिए। तो बहुत एंजॉय किया, पर वही मेरा बहुत कुछ छूटा भी। पर मैं ये कहूँगी कि कोई नहीं, इतना होता है। अगर आप इतना भी नहीं छोड़ोगे तो क्या ही, मतलब कितना अपने आप को बांधोगे, मतलब जितना हो सके आपसे उतना करो। आप हर चीज़ों को टाइम दो, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को टाइम दो, बस पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो। इतना नहीं उसमें डूब जाना है कि बाकी सब कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने कोशिश किया कि मैं एक और चीज़ कवर कर लूँ, तो मैंने PYQs लगाए, जो कि लूसेंट की MCQ की जो बुक आती है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की जो बुक आती है, उसमें से मैं कल EVS का मैंने लाइव लिया था, तो उसमें मैंने डिस्कशन किया था 25 से 30 क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि मैं उसको याद कर लेती हूँ। उसको याद करने के बाद करते करते फिर मुझे और भी क्वेश्चंस नए नए दिखे जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, UPSC BPSC और SSC रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो मैंने सोचा कि वो जो मेन क्वेश्चन है मैं उसको भी रिवाइज़ कर लेती। तो उसको करने में मेरे को कम से कम आधा घंटा लग गया। तो इसको रिवाइज़ किया, प्लस इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, इस बुक की ये डिमेरिट लगती है मुझे कि आप इसमें आंसर तो आपको मिल जाएगा पर इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन उठाया जाता है इसमें। तो आप अगर जो बेसिक से MCQ लगा रहे हो इसका तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। पर मुझे इससे बेटर लगता है घटना चक्र। उसमें क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो उसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें। आपको नहीं भी आता होगा तो आप जहाँ से पढ़ोगे वहाँ से आपको घटना चक्र GK GS आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं इससे ज़्यादा अच्छा प्रेफर करती हूँ कि घटना चक्र है। पर फिर भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए और NCERT के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मैं इसको अपने लिए प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे को हेल्प होता है इससे। और आप ऐसी ही प्रिपरेशनल वीडियोस, गाइडेंस वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर जो आपको थोड़ी दिक्कत हुई हो मेरी आवाज़ से तो उसको
मैनेज करना, क्योंकि मुझे अभी छाले हो रखे हैं गले में, तो आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़। और प्लीज़ लाइव में जुड़ो और अपना क्वेश्चन डिस्कशन करो मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। एंड आप लोग भी फैमिली को टाइम देना, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा देना, पर देना, क्योंकि फैमिली फंक्शन हो चाहे रिलेशनशिप हो, सबको टाइम देना, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को मत छोड़ना, सबको साथ लेके चलना, बस पढ़ाई को ज़्यादा रखना। ठीक है, थैंक